हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समय में। तो हम इस वीडियो में मैकेनिकल इंजीनियरिंग के 4th सेमेस्टर के क्लास के बारे में हम बताएंगे। इसमें हम हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स का जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन का। ये आज हमारा क्लास तीसरा है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप फर्स्ट और सेकंड क्लास को देख सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में लगे बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सभी लोगों को यूपी पॉलिटेक्निक के क्लास से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर फ्री में PDF और नोट्स प्रोवाइड हो सकें। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं इससे व्हाट्सएप के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्लास की तरफ। हम देखें तरल यांत्रिकी शाखाएं क्या हैं। तरल यांत्रिकी शाखाएं तरल पदार्थों का अध्ययन तरल यांत्रिकी तथा इसकी विभिन्न शाखाओं के किया जाता है, यानी कि इसकी विभिन्न शाखाओं द्वारा किया जाता है। तरल यांत्रिकी जो है वह इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम तरल की स्थिर अथवा गतिमान अवस्थाओं में उसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं। यानी कि जो तरल यांत्रिकी है यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें हम तरल के स्थिर तथा गतिमान अवस्था का हम जो है अध्ययन करते हैं। उसी को हम कहते हैं तरल यांत्रिकी। और ये क्या है? यह एक तरल यांत्रिकी एक इंजीनियरिंग विज्ञान की शाखा है। तो तरल यांत्रिकी हम यहाँ पर देखते हैं। तरल यांत्रिकी को कितने भागों में बांटा गया है? फ्लूइड्स मैकेनिक यानी कि तरल यांत्रिकी, इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है गैस यांत्रिकी यानी कि गैस मैकेनिक्स, इसको हम दूसरे भाषा में कहेंगे न्यूमेटिक्स यानी कि गैस की। और दूसरा है हमारा द्रव यांत्रिकी यानी कि हाइड्रो मैकेनिक्स। जो गैस मैकेनिक्स है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला है हमारा एरोस्टैटिक्स यानी कि वायुस्थितिकी और दूसरा है एरोडायनेमिक्स यानी कि वायुगतिकी। और जो द्रव यांत्रिकी है यानी कि हाइड्रो मैकेनिक्स, उसको तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला है द्रव स्थितिकी, दूसरा है द्रव शुद्ध गतिकी यानी कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और तीसरा है द्रव गतिकी यानी कि हाइड्रोडायनेमिक्स। यानी कि द्रव यांत्रिकी को तीन भागों में बांटा गया है। अब हम सब इसके एक एक वाक्य यानी एक एक उदाहरण को हम समझते हैं। तो हम देखेंगे पहले गैस की यानी कि न्यूमेटिक्स यानी कि गैस यांत्रिकी क्या है। तो गैस यांत्रिकी के अंतर्गत गैस या फिर वाष्प के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और इसकी प्रमुख शाखाएं वायु स्थितिकी तथा वायु गतिकी हैं, या फिर वायु गतिकी को हम गैस गतिकी के भी नाम से जानते हैं। यानी कि गैस गतिकी में क्या होता है? गैस यांत्रिकी में इसमें हम गैसों तथा उनके वाष्प का अध्ययन करते हैं। और द्रव यांत्रिकी क्या है? द्रव यांत्रिकी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है द्रव स्थितिकी यानी कि हाइड्रोस्टैटिक्स। इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? तरल यांत्रिकी के सिद्धांत के आधार पर द्रव के व्यवहार का इसके सापेक्ष या फिर इसके निरपेक्ष स्थिर अवस्थाओं में इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग हेतु इसका अध्ययन करते हैं। इसको हम कहेंगे द्रव स्थितिकी। अगला क्या है कि द्रव शुद्ध गतिकी। द्रव शुद्ध गतिकी क्या है? यानी कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं? हम द्रव के वेग, प्रवाह के रूप आदि के व्यवहार का अध्ययन करते हैं और उसे तरल यांत्रिकी के सिद्धांतों पर आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। परंतु जो द्रव पर लगने वाले बल हैं उन बलों के व्यवहार का अध्ययन नहीं करते हैं। इसको हम कहेंगे द्रव शुद्ध गतिकी। अगला है हमारा तीसरा द्रव गतिकी यानी कि हाइड्रोडायनेमिक्स। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम द्रव के प्रवाह, वेग और उस पर लगने वाले बल, त्वरण आदि का तरल यांत्रिकी के सिद्धांतों के आधार पर इंजीनियरिंग कार्यों हेतु उसके उपयोग का अध्ययन करते हैं। उसी को हम कहते हैं द्रव गतिकी यानी कि हाइड्रोडायनेमिक्स। अब हम देखेंगे तरलों के गुण, यानी कि तरल के कौन कौन से गुण होते हैं। तरल के जैसे कि तरल पदार्थों के अनेक गुण होते हैं, परंतु विषयक द्रव इंजीनियरिंग में मुख्यतः पानी से संबंधित होता है। यानी कि जो द्रव इंजीनियरिंग है वह पानी से संबंधित होता है और किसी भी तरल के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। जैसे कि हमारा हो गया
डेंसिटी, अपेक्षिक या फिर विशिष्ट भार या फिर भार घनत्व। और तीसरा है हमारा अपेक्षिक घनत्व यानी कि विशिष्ट घनत्व या फिर अपेक्षिक गुरुत्व। चौथा है ससंजन। पांचवा है असंजन। छठा है श्यानता या फिर गतिमीय श्यानता। सातवां है तनाव यानी कि तल तनाव या फिर पृष्ठ तनाव। अगला है आठवां केशिका क्रिया एवं केशिकात्व। नौवां है दाब एवं वाष्प दाब। और 10वां है हमारा संपीड़ितता तथा आयतन गुणांक यानी कि बल्क मॉडुलस। अगला है हमारा अपेक्षिक आयतन यानी कि विशिष्ट आयतन। और 12वां है हमारा तापमान तथा दाब का प्रभाव। तो हम एक एक करके सभी को पढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम पहले पढ़ेंगे घनत्व यानी कि घनत्व क्या होता है और इसको हम अपेक्षिक घनत्व के भी नाम से जानते हैं। तो किसी तरल के इकाई आयतन की मात्रा को उसका द्रव घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई तरल है उस तरल के आयतन इकाई आयतन की मात्रा जो होगी वह उसका घनत्व कहलाएगी। अब आगे देख लेते हैं घनत्व को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? घनत्व को हम रो के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार यदि किसी तरल की मात्रा कैपिटल एम है और उसका जो आयतन है वह क्या है? कैपिटल बी है, तो तरल का घनत्व क्या होगा? तरल की मात्रा अपान तरल का आयतन यानी कि रो बराबर हो जाएगा हमारा यम अपान वी, यानी कि रो बराबर कैपिटल एम अपान कैपिटल वी। और इसका घनत्व का जो तरल का घनत्व होगा उसका यमकेश पद्धति में जो मात्रक होता है वह तरल की मात्रा यानी कि जो मास है वह किलोग्राम होता है, यानी कि वह किलोग्राम है। जो यम है वह उसको हम मास यानी एम से डिनोट करेंगे। और जो आयतन है उसका जो मात्रक होता है वह होता है मीटर क्यूब। या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं? इसको हम किलोग्राम बल सेकेंड स्क्वायर अपान एम की पावर 4 के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। और एसआई में इसको हम क्या करेंगे? एसआई में हम घनत्व को किससे प्रदर्शित करेंगे? एसआई में घनत्व को हम किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब यानी कि किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब या फिर न्यूटन सेकंड स्क्वायर अपान एम की पावर 4 से डिनोट करेंगे। और यहाँ पर नोट करने वाली एक यह भी है कि जो तरल होता है वह तरल का घनत्व उसके तापमान व दाब के परिवर्तन के अनुसार बदलता है। यानी कि जो तरल का घनत्व होगा उसके तापमान व दाब पर निर्भर करेगा। जब तापमान और दाब जो है परिवर्तित होगा तो उसका तरल का घनत्व भी परिवर्तित होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है जो वह है हमारा अपेक्षिक भार यानी कि भार घनत्व। इंग्लिश में इसको हम स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डायनेस्ट यानी कि इसको हम भार घनत्व कहेंगे। तो किसी तरल यानी कि कोई तरल है उसके इकाई आयतन के भार को अपेक्षिक विशिष्ट भार या फिर भार घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई तरल है उस तरल के इकाई आयतन का जो भार होगा उसी को हम क्या कहेंगे? अपेक्षिक भार या फिर भार घनत्व। जैसे कि यह इकाई आयतन के तरल पर लगा हुआ गुरुत्वाकर्षण बल प्रदर्शित करता है। यानी जो उसका जो अपेक्षिक भार होगा वह इकाई आयतन के तरल पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपेक्षिक भार कहते हैं। अतः इसकी जो इकाई होगी वह बल प्रति इकाई आयतन होगी। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे यानी किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल w से इसको प्रदर्शित करते हैं अपेक्षिक भार को। यदि तरल के विघन मीटर यानी कि विघन मीटर आयतन का जो भार है वह w किलोग्राम बल या फिर w न्यूटन यानी कि किलोग्राम बल को हम न्यूटन से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि w न्यूटन हो तो अपेक्षिक भार बराबर क्या हो जाएगा? हमारा उस आयतन का भार बटे उसका आयतन, उस तरल का आयतन। तो हम क्या करेंगे? हम जो भार होता है उसका जो मात्रक होगा वह क्या होगा? किलोग्राम में। तो हम लिख देंगे किलोग्राम बल अपान आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब। तो हम इसको लिख देंगे किलोग्राम बल मीटर क्यूब। और इसको हम किलोग्राम बल को न्यूटन से भी डिनोट करते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? या फिर किलोग्राम बल प्रति मीटर क्यूब को न्यूटन प्रति मीटर क्यूब। अब यहाँ पर दिया गया है कि जो 760 mm पारा होता है तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का अपेक्षिक भार
वह क्या होगा, जैसे कि W बराबर मान लिया हमने 1000 किलोग्राम बल पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो G का मान होता है भार बराबर mg, यानी कि मास हमारा इतना दिया है और G का मान 9.81 होता है। तो उसको जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ।